दुनिया भर से जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ यूके का समय शाम 4 बजे है। रविवार 8 फरवरी। हम अब लाइव हैं। आप सभी का यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम स्टीव मिशेल है। मैं द कोड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। अब मुझे आपको द कोड के इस रोमांचक लाइव ट्रेनिंग इवेंट में स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। हमारे साथ दुनिया भर से लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। नीचे चार्ट में अपना देश लिखें ताकि मैं देख सकूं और मैं देख सकता हूं कि हमारे सदस्य दुनिया भर से जुड़ रहे हैं। हम सच में एक वैश्विक व्यवसाय हैं और अभी हम केवल सॉफ्ट लॉन्च अवधि में हैं। अब द कोड के हमारे विशेष अतिथि ट्रेनर का परिचय देने से पहले मैं आपसे आपके व्यवसाय निर्माण के समय के बारे में कुछ मिनट बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप में से कई लोग अपना कोड और एक्स्ट्रा व्यवसाय पार्ट टाइम आधार पर बना रहे हैं, शायद अपनी नौकरी या पारिवारिक जीवन के साथ साथ। और आपके पास कोड एक्स्ट्रा व्यवसाय बनाने के लिए सीमित समय ही है। असल में अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको अपने समय का प्रबंधन फुल टाइम काम करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यवस्थित ढंग से करना होगा, क्योंकि फुल टाइम लोग केवल कोड एक्सेट्रा व्यवसाय पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, मान लीजिए 8, 10, 15 घंटे हफ्ते में, जो आपके पास व्यवसाय बनाने के लिए फ्री हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने समय का बेहद संगठित ढंग से उपयोग करना होगा, वरना हफ्ता शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि समय कहाँ चला गया। और उससे भी ज्यादा जरूरी, आपका कोड ई एक्स्ट्रा व्यवसाय और आय शायद बढ़ी ही नहीं। बहुत आसान है कि आप ऐसे कामों में उलझ जाएं जो सीधे तौर पर आपके व्यवसाय और आय को नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी पहले हो चुका है। जब मैंने पहली बार अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू किया था, तो मैं खुद को यह समझा लेता था कि मैं व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रहा हूं। असल में मैं अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा रहा था, वो सच में नहीं था। मैं अपना समय नोट्स बनाने, योजना बनाने, सूचियां लिखने और प्रेजेंटेशन तैयार करने में बिता रहा था। और इनमें से कोई भी मेरी आय नहीं बढ़ा रहा था या मेरे बैंक खाते में पैसे नहीं डाल रहा था। ये तो तब हुआ जब मुझे एक बेहतरीन मेंटर मिला, जिसने मुझे सिखाया कि मुझे उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें वो आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां कहते थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मुझे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मेरी आय बढ़ाती हैं, और केवल 4 ऐसी आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां हैं जो आपकी आय बढ़ाने और आपको अधिक पैसे कमाने में मदद करेंगी। वे हैं: पहला, लोगों को देखने के लिए आमंत्रित करना। दूसरा, लोगों को द कोड और एक्सेट्रा दिखाना, यानी प्रेजेंटेशन देना। तीसरा, जब आप उन्हें दिखा चुके हों तो उनके साथ फॉलो अप करना। और चौथा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन्हें रजिस्टर करना। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से शुरू कराना। यही 4 चीजें हैं जो आपकी आय को तेजी से बढ़ाएंगी। अगर आप पार्ट टाइम हैं और हर हफ्ते आपके पास सीमित समय है, तो आपको केवल इन्हीं 4 गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी आय बढ़ाने वाली गतिविधियां। लोगों को देखने के लिए आमंत्रित करना, उन्हें द कोड और एक्सेट्रा दिखाना, उनके सवालों के जवाब देने के लिए फॉलो अप करना, और जब वे हाँ कहें तो उन्हें सही तरीके से शुरू कराना। जिन लोगों को आप रजिस्टर करते हैं, वे भी इन 4 आय उत्पन्न करने वाली क्रियाओं को दोहराते हैं, और तभी आपकी नेटवर्क टीम और आय दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। हमेशा खुद से पूछते रहें, क्या मैं जो अभी कर रहा हूं वो उन 4 आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में से एक है? और अगर नहीं है तो उसे करना बंद कर दें। पैसे कमाने के लिए उन्हीं 4 गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब मैं बहुत उत्साहित हूं कि द कोड में हमारे खास गेस्ट ट्रेनर को फिर से स्वागत कर रहा हूं। हमें ढेरों अनुरोध मिले हैं। दानियल जी, आपका फिर से स्वागत रहा। 14 साल की उम्र में डायरेक्ट सेल्स से शुरुआत करने के बाद एक दशक में डैनियल जी को 2024 में नंबर 1 सेल्स कोच का खिताब मिला है। सारी दुनिया में सभी उद्योगों के 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद डैनियल का अनोखा तरीका खास तौर पर घर से काम करने वाले उद्यमियों की मदद करने पर केंद्रित है। ठीक वैसे ही जैसे आप सभी हमारे सम्मानित कोड सदस्य, आपको उच्चतम मूल्य, प्रभाव और ऊर्जा की उम्मीद करनी चाहिए। कृपया एक बार फिर डैनियल जी का स्वागत करें। अरे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या हालचाल है परिवार में? हो धन्यवाद, मुझे दोबारा शामिल करने के लिए कोड परिवार का धन्यवाद। मैं एक और विशेष अतिथि प्रशिक्षण सत्र के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आप में से कई लोग अभी अभी आए हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं आपका विशेष अतिथि प्रशिक्षक हूँ, ठीक है? मेरा नाम डैनियल जी है। ऐसे आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी के तौर पर मैं इतना भाग्यशाली रहा हूं कि अब तक मैं 2 मिलियन से भी ज्यादा सेल्स पर्सन को ट्रेन कर चुका हूं। सही है। आज के विषय पर मैं कॉरपोरेट संगठन के साथ था। मैंने कहा सबसे जरूरी है लोगों को बेहतरीन प्रोडक्ट्स देना, लेकिन प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है जितना आप उसे बेच सकें। सही है।
जैसे मैं सेल्स में आप लोगों के बिजनेस में विश्वास करता हूं। यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग हैं दोस्तों, जैसे इस कॉल पर अभी सिर्फ दो तरह के लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी संगठन में बैठे हैं, आप कोड में हैं और आप सोचते हैं ठीक है, मेरे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास बेहतरीन सेवाएं हैं। और होता यह है कि आप बाहर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास एक तोहफा है, तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, तो आप तोहफा देने वाले बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास बेहतरीन सेवाएं हैं, ठीक, और आप किसी और को एक तोहफा दे रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से संपर्क करेंगे। वे लोग जो संगठन के अंदर बहुत लोगों से संपर्क नहीं करते, बेचते नहीं हैं और भर्ती नहीं करते, वे वही लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे किसी और के साथ गलत कर रहे हैं। जैसे वे किसी के दिन में खलल डाल रहे हैं। जैसे जब वे किसी के पास जाते हैं तो वे कुछ ऐसा कर रहे हैं। गलत, ठीक है। तो मुझे मुझे ये एक बार फिर से कहने दीजिए। वो व्यक्ति जिसे लगता है कि वो खलल डाल रहा है, वो व्यक्ति भी बिक्री में किसी से संपर्क नहीं करता। या तो आप समाज के लिए एक तोहफा है या फिर आप किसी के लिए खलल हैं। आप कभी भी अपने दिमाग में चल रही बातों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में सोचें। आप कभी भी अपने दिमाग में चल रही बातों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। या तो आप समाज के लिए एक तोहफा है, ठीक है, या फिर आप समाज में खलंजाल है। बहुत सफाई। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे करें, ठीक है, अपने बिजनेस में लोगों को कैसे क्लोज करें, इसका मतलब है कॉल कैसे करनी है। और स्टीव, तुम यहां से जा सकते हो, कॉल कैसे करनी है। माफ करना दोस्तों, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अभी कॉल बढ़िया चल रही है। किसी संभावित ग्राहक के साथ कॉल कैसे करें, और कॉल के अंत में वो आपको हाँ कहता है या ना, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मुझे सोचने दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं या समय चाहिए। जैसे कॉल कैसे स्मूथ हो जहां बातचीत के अंत में सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ ना बोले, कैफे हाँ या ना में जवाब पाया जाए। आज हम जानेंगे कि बातचीत क्लोज कैसे करें और साथ ही फॉलो अप करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। अगर बातचीत के बाद कोई आपको इग्नोर कर दे या डील क्लोज ना हो तो क्या करें। मैं आपको प्रभावी क्लोजिंग और डील न होने पर उठाए जाने वाले जरूरी स्टेप सिखाऊंगा। असलियत यह है, हमारे संभावित ग्राहक वे हमें कभी नहीं बताते। वे हाँ या ना नहीं कहते, पर हमें सब कुछ बता देते हैं। बतौर क्लोजर हम सही कमिटमेंट्स लेने और उन्हें हाँ या ना तक पहुंचाने में चूक जाते हैं। पहली बात से शुरू करते हैं, इसे लिख लें, ठीक है। मैंने यहां लिखा है कि क्लोजिंग पहले अंदरूनी होती है और उसके बाद ही बाहरी होती है। इसे एक बार लिख लो, क्लोजिंग पहले अंदरूनी होती है फिर बाहरी। इस कॉल पर मौजूद लोग उतना ही क्लोज कर पाएंगे जितना वे खुद के बिजनेस को लेकर क्लोज हैं। फिर कहूं तो उतने ग्राहक क्लोज होंगे जितने आप खुद बिजनेस से जुड़े हैं। ये पहले अंदरूनी है फिर बाहरी। खुद को हराकर क्लोजिंग मुमकिन नहीं। अगर आप बिजनेस के पीछे क्लोज नहीं है तो रात को सोते समय आप सोचते हैं कि इससे पैसे बनेंगे या नहीं, तो आपके ग्राहक क्लोज नहीं होंगे। लोग उन्हीं के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं जो खुद प्रतिबद्ध हैं और बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह, आपकी अपनी जिंदगी में आप कितने क्लोज इंसान हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व दे जो अपने बिजनेस के प्रति संभावित ग्राहक से भी ज्यादा प्रतिबद्ध हो। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व दे जो मुझसे बेहतर हो। असल में आप एक क्लोजर हैं और शायद आपको इसका पता भी नहीं है। जिंदगी के हर काम में आप या तो खुद को वो काम करने के लिए मनाते हैं या फिर न करने के लिए। तो आज देखते हैं आप कितने अच्छे क्लोजर हैं। क्या आपने सुबह उठकर वर्कआउट करने का वादा निभाया? क्या आप कुछ और करने लगे? मैं काम में काफी व्यस्त हो गया था। आप क्लोजर नहीं हैं। अपनी जिंदगी को देखिए, खुद के साथ क्लोजिंग का आपका स्तर क्या है? क्या आप जिंदगी की सबसे छोटी चीजों पर भी खुद को क्लोज कर सकते हैं? अगर आप खुद को नहीं समझा सकते तो किसी और को कैसे मनाएंगे? अगर हम रोज के छोटे कामों में खुद को नहीं मना सकते तो दूसरों के साथ ये कैसे होगा? पहला कदम यही है, सीखिए कि कैसे खुद को उन चीजों पर क्लोज करें जो आपके बिजनेस के बाहर भी हैं। हर दिन कम से कम 5 से 10 फैसले ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। सवाल यह है कि किसी और को क्लोज करने की कोशिश करने से पहले आप खुद को सकारात्मक फैसलों पे क्लोज करने में कितने अच्छे हैं। पहला, दूसरा, अपने बिजनेस के अंदर आप कितने क्लोज हैं।
पहला, क्या आप खुद को सकारात्मक काम करने के लिए क्लोज कर सकते हैं? और दूसरा, अपने बिजनेस के अंदर आप कितने क्लोज हैं? क्या आप अब भी सोते समय सोचते हैं शायद ये बिजनेस चल जाए? या फिर आपको नहीं पता कि आपका ऑनलाइन बिजनेस सफल होगा या नहीं? अगर आप सोने जाते हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ ग्राहक भी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस कॉल पर आप लोगों को कितना समय लगता है। ठीक है, सभी लोग जो देख रहे हैं, चाहे आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटे या 10 दिन लगे, आप रात को सोने नहीं चाहते इस सोच के साथ कि शायद ऐसा हो। नहीं, ये जरूरी है। मैं समाज का उपहार हूं और इस काम को सफल करूंगा। याद रखो, मैंने कहा था सब कुछ एक निर्णय है। बस इतना है कि हम कभी खुद से फैसला नहीं कर पाते। तो पहली बात यह है, सबसे पहले इस सोच से बाहर आओ कि तुम किसी के लिए नुकसानदायक हो। दूसरी बात, बंद करना पैसे और साइन अप को लेकर जो गलत धारणाएं या अविश्वास हैं, उन्हें छोड़ दो। तो मैं आपको यहाँ एक अच्छा उदाहरण देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग अभी इस कॉल पर हैं और आपके पास कोई प्रोडक्ट है और मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की कीमत $299 है, $1000 है या $20 है ज्वाइन करने के लिए, और आप बैठे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं लोग यह प्रोडक्ट $500 या $1000 में खरीदे या नहीं, मुझे लगता है यह थोड़ा महंगा हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, लोग अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। इंसान अपनी जिंदगी में जो भी करता है उसके लिए पैसे देगा ही देगा। वे जुड़ने के पैसे देंगे, शुरुआत के लिए पैसे देंगे। मुझे परवाह नहीं अगर वे स्टारबक्स में काम करें। आप स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड्स में काम के लिए पैसे देते हैं। अगर कोई कहे कि वो मौके के लिए पैसे नहीं देना चाहते, तो भी वे कुछ शुरू करने के लिए भुगतान करेंगे ही। यकीन नहीं, अगर कोई मैकडॉनल्ड्स में काम शुरू करता है और घर जाके कहता है माँ मुझे नौकरी मिल गई, तो डैनियल मैंने वहां शुरू करने के लिए पैसे नहीं दिए, क्या तुम पक्के हो? जब तुमने मैकडॉनल्ड्स में शुरू करने की शर्तें देखी तो उसमें क्या लिखा था? ओह, तुम्हें काले पैंट चाहिए। अरे बाप रे, अब तुम्हें स्टोर जाके $50 के काले पैंट खरीदने होंगे। पैंट खरीदने के बाद तुम्हें काले नॉन स्लिप जूते भी चाहिए ताकि आप ग्रीस पर ना फिसलें। मैकडॉनल्ड्स में पहली शिफ्ट से पहले ही आपके $150 खर्च हो गए, जहां आप सिर्फ कुछ डॉलर प्रति घंटा कमाएंगे। यह भविष्य का निवेश नहीं है, बिल्कुल, यह बस सैलरी का निवेश है। यहां आप अपनी आमदनी या स्किल्स नहीं बढ़ा सकते। वे आपको सिर्फ बर्गर पलटना सिखाएंगे, जो आपके भविष्य के लिए किसी काम का नहीं है। ये नौकरी रोबोट भी ले सकता है। फिर भी तुमने $150 खर्च दिए, आगे बढ़ो। $50 के हिसाब के बाद अब आप मैकडॉनल्ड से 9 किलोमीटर दूर हैं। वहां रोज पैदल जाना मुमकिन नहीं, इसलिए आपको बस टिकट खरीदने होंगे। मुझे नहीं पता, ट्रेन के टिकट या हफ्ते भर का उबर खर्चा। $100 के बजट में तुमने काम शुरू करने और $10 कमाने से पहले $250 खर्च कर दिए। अब तुम बर्गर पलटने लाके हो। सुनो, लोग तो वैसे भी पैसे देंगे, अब तुम बर्गर पलटने जाते हो। पहले दिन तुम बर्गर पलटते हो, दूसरे दिन भी तुम बर्गर पलटते हो, तीसरे दिन भी तुम बर्गर पलटते हो, और तुम पलटते ही जा रहे हो। तुम सोचते हो यार अब इस बकवास से तंग आ गया, मुझे अब और बर्गर नहीं पलटने। पता है अब क्या होता है? तुम मैकडॉनल्ड्स छोड़ देते हो, तुमने नौकरी छोड़ दी, और अब बताओ क्या हुआ? तुमने मैकडॉनल्ड्स में अपनी पहली तनख्वाह मिलने से पहले ही $250 खर्च कर दिए। हो सकता है वो तुम्हारी तनख्वाह 8 से 12 हफ्ते तक रोक ले, फिर भी तुमने उस नौकरी के लिए पैसा लगाया जो तुम्हें कभी आर्थिक आजादी नहीं दे सकती। देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी इस कॉल पे मुझे देखें। खुद से पूछो, वाह, इस बंदे ने सच में एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, इसने कमीशन भी कमाए हैं। मेरी एनर्जी देखो। देखो, मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि मुझे पता है लोग जिंदगी में कुछ भी शुरू करने के लिए पैसे देंगे, और आधे समय वो बस भीड़ का हिस्सा बनकर ऐसे मौके के लिए पैसे दे देंगे जो उन्हें भविष्य में कोई असली आजादी नहीं देता। लेकिन फिर भी हम स्कूल जाने के लिए $40,000 देने को तैयार हैं। हम शुरुआत में पैसे देंगे। मैंने नौकरी के लिए पैसे नहीं दी, सच में। तुमने डिग्री के लिए पैसे नहीं दिए खे, तुमने इसके लिए पैसे नहीं दिए, तुमने 20,000 भी नहीं दिए, तुम्हें 30,000 भी नहीं भेर, तुमने 16 से 25 की उम्र तक भी पैसे नहीं दिए। जिंदगी के वो 8 सबसे अच्छे साल जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। कुर्सी पे बैठे रहना, लोगों से बात ना करना, लोगों से नेटवर्किंग ना करना, अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना करना। तुमने अपना समय और संसाधन भी खर्च नहीं किए थे।
तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं इस बात को लेके पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि लोग कुछ शुरू करने के लिए पैसे देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग में जो ये सीमित सोच है कि लोग पैसे नहीं देंगे, उसे छोड़ दो। लोग पैसे देंगे, और अगर वे तुमसे नहीं देंगे तो किसी और को पैसे दे देंगे। और जिंदगी में सबसे बड़ी शर्म की बात यही है। मुझे लगता है सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आप लोग बेहतरीन प्रोडक्ट्स और शानदार सेवाओं के मालिक हैं, और आपका पड़ोसी किसी और को या किसी और चीज के लिए पैसे दे देता है, और आप ठीक उनके बगल में हैं, लेकिन क्योंकि आपको लगा कि आप उनके लिए कोई रुकावट है, कोई तोहफा नहीं, इसलिए आपने उन्हें अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बताई। यही असल में मैं अभी कहना चाहता हूं। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं, अगर आप अपनी सेवाओं पे विश्वास करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे लिख लें कि अपने बिजनेस के प्रति आभार जताने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने बिजनेस को बेचना। इस कॉल पर आप सभी के लिए अपनी कोर्ट के प्रति आभार जताने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना, उन्हें सुझाना और साझा करना। सिर्फ कागज पर लिख देने से यह नहीं होता। आभार अपने बिजनेस में मेहनत करने और इसमें बिक्री करने से भी खाया जाता है। इसे ऐसे ही दिखाते हैं जब आप किसी मेंटर के लिए आभारी होते हैं और कहते हैं, मेंटर मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेंटर और बिजनेस के प्रति आभार जताने के लिए एक नया पार्टनर लाएं, अगली रैंक हासिल करें और 3 नए ग्राहक जोड़ें। ऐसे आभार जता रहे। एक आदमी कहता है, जान मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। वो मुझे गले लगाकर धन्यवाद देता है। दूसरा कहता है, मैंने XYZ किया क्योंकि मैं आभारी हूं। आभार कर्मों से दिखता है, शब्दों से नहीं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डैनियल जी, मैं क्लोज कैसे करूं? सबसे पहली बात जो हम लिखने जा रहे हैं वो है कई छोटे छोटे कमिटमेंट्स। एक है पेमेंट के लिए पूछना। यह आपका बड़ा कमिटमेंट है जो सेल के अंत में आता है, जब आपको पेमेंट के लिए पूछना होता है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन बाकी सब छोटे छोटे कमिटमेंट्स की एक सीरीज है। देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे लिख लें। वकील वो सवाल नहीं पूछते जिनका जवाब उन्हें पता नहीं होता। बिना यकीन की क्लोज के लिए मत पूछिए जब तक हां मिलने की उम्मीद ना हो। वकील वो सवाल नहीं पूछते जिसका जवाब उन्हें पता न हो या जिसका परिणाम अनिश्चित हो। वे बिना सोचे समझे सवाल नहीं करते, बल्कि आत्मविश्वास से पूछते हैं, क्योंकि वे गवाह को गाइड कर रहे होते हैं। वे एक संदिग्ध को फनल में नीचे ले जा रहे हैं और जानते हैं कि क्या करना है। हर सवाल अगले सवाल की ओर ले जाता है। अब आप लोगों के लिए इस कॉल पर सवाल ये हैं। माइक्रो कमिटमेंट्स की ऐसी श्रृंखला रखें जिससे मैक्रो कमिटमेंट लेना आसान बने। अपनी प्रेजेंटेशन में 5-10 माइक्रो कमिटमेंट सवाल तैयार रखें। इससे मैक्रो कमिटमेंट लेना आसान होगा और आपको उसे पूछने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे माइक्रो कमिटमेंट्स के लिए हाँ कहा है। तो ये कैसा दिखता है मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान? वैसे सिल्विया, हाँ, जब आप आज हमारे साथ शुरू करेंगी तो क्या आप इसे आगे बढ़ाने की सोच रही हैं या सिर्फ सेवाओं का इस्तेमाल करने की? मैं बेहतर समझना चाहता हूँ। बातचीत के बीच में माइक्रो कमिटमेंट वाला सवाल। क्यों? जवाब मिलते ही वे बिक्री के करीब आ गए। मेरा पहला माइक्रो कमिटमेंट सवाल था, आप हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे या आप जुड़कर कुछ बनाएंगे? सारा, असल में आप किस मॉडल को देख रही हैं? मेरे माइक्रो कमिटमेंट सवालों में भविष्य की भाषा होती है। जैसे, जब आप आज हमारे साथ साझेदारी या ऑनबोर्ड होती हैं, या जब हम साथ काम करते हैं, तो आप असल में क्या करना चाहती हैं? क्या आप वाकई इसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहती हैं? क्या आप अतिरिक्त आय चाहती हैं? मैं आपको बेहतर समझकर यह कहना चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ जुड़ रही हैं। वरना अभी आपत्ति बताएं कीमत बताने से पहले। सबसे पहले मैंने उन्हें एक उपयोगिता माइक्रो कमिटमेंट प्रश्न दिया। मैं उन्हें एक और माइक्रो कमिटमेंट सवाल दे सकता हूं। ऐसा पूछ सकते हैं, वैसे आपने पहले इस तरह की चीजों के लिए जब आपने हमारे साथ साझेदारी की तो कितना निवेश किया है? आपने अपने कौशल अनुसार ऑनलाइन बिजनेस में पहले कितना निवेश किया है? मैं आपको बेहतर तरीके से पोजीशन करने के लिए बिजनेस शुरू करने से पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये माइक्रो कमिटमेंट इसलिए हैं ताकि शुरुआती कठिन सवालों से अंत में डील आसान हो जाए। मैं फिर दोहराता हूं, अगर मैं शुरुआत में कठिन सवाल पूछूं
तो मैं आसानी से डील पक्की कर लूंगा। कठिन सवाल मतलब आसान डील, और आसान सवाल मतलब मुश्किल डील। इसलिए कड़ी क्वालिफिकेशन से डील पक्की करें और आगे बढ़ें। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बातचीत के अंत में अपने संभावित ग्राहक के साथ बैठे हैं। अब डील फाइनल करने के लिए हमें बस दो चीजें चाहिए। हमें यह जानना जरूरी है, इसे लिख लो। पहला कदम हमें यह जानना है कि क्लाइंट क्या कम चाहता है, यानी कौन सी समस्या है जिसे वह हल करना चाहता है। और दूसरी तरफ क्लाइंट क्या पाना चाहता है, इसे लिखें। हमें दर्द और खुशी जाननी है जो डील फाइनल हेतु प्रयोग होगी। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरी जरूरी चीज, हमें यह समझना होगा कि लोग चीजों के लिए कमिट कैसे करते हैं, उनकी मनोविज्ञान क्या है। लोग चीजों के लिए कमिट तब करते हैं जब वे कुछ चीजों से दूर हटते हैं और उन्हें ना कहते हैं। इसे लिख लो, बहुत जरूरी है। हम इसे अपनी डी फाइनल करने में इस्तेमाल करेंगे। लोग चीजों के लिए कमिट तब करते हैं जब वे उन्हें ना कहते हैं। लोग प्रोडक्ट्स के लिए कमिट करते हैं। लोग मौकों के लिए कमिट करते हैं। लोग चीजों के लिए कमिट तब करते हैं जब वे उन्हें ना कहते हैं। क्यों इंसान, इसे लिख लो, दिन भर हर दिन ना कहता है। हाँ कहने से कहीं ज्यादा आसान है ना कहना। तो मेरा मतलब क्या है इससे? हम हमेशा एक संभावित ग्राहक के रूप में होते हैं। नहीं, ये बहुत आसान है। देखो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, इसे लिख लो। ग्राहक तुम्हें हाँ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हर हाँ उनकी जिम्मेदारी बढ़ा देती है। उनकी जिम्मेदारी, बाध्यता, अनुबंध जैसे अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। एक ना उन्हें बीव से बाहर करता है। हाँ कहते ही हमें यह मुश्किल लगने लगता है। अगर मैं इस मौके के लिए हाँ कहता हूं तो मैं अनुबंध में बंध जाऊंगा। हाँ कहने का मतलब है जाना ही पड़ेगा। ना कहना हमें किसी बंधन से बचाता है। लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ कहने का अर्थ जिम्मेदारी और जवाबदेही स्वीकार करना है। क्लोजिंग और कमिटमेंट हेतु मैं उन्हें हाँ पर नहीं बल्कि ना पर लाऊंगा। देखिए मैं यह कैसे करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी क्लोजिंग लाइन लिख लें। ठीक है, जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन खत्म करूं, मैंने जब प्रोडक्ट प्रेजेंट कर दिया तो मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठूंगा और मान लो ये मेरा क्लाइंट है और ये है सारा। मैं कहूंगा, हे सारा, वैसे पहला सवाल है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे आप किसके साथ सबसे ज्यादा मेल खाते हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं कहूंगा। तो आप क्या सोचती हैं? तो आप इस बारे में क्या सोचती है? प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारी बातें सोचते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि वे क्या सोचते हैं, तो आप फिर से प्रेजेंटेशन मोड में चले जाते हैं और क्लोजिंग की ओर नहीं बढ़ते। यही वजह है कि हम में से कई लोग डील क्लोज नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन और सवाल पूछने में फंस जाते हैं और क्लोजिंग में नहीं। ओ मैं प्रोस्पेक्ट से पूछूंगा, अरे वैसे मेलिसा, हाँ आपको आपको कैसा महसूस हुआ है? जो कुछ भी मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप जानते हैं संसाधन और आप जानते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ। इन सब के बाद आप किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? मैं आपकी पसंद समझना चाहता हूं। देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं असल में कह रहा हूं, पहला कदम मुझे बेचो इससे पहले कि मैं तुम्हें बेचूं। क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बेच सकते तो मैं आपसे कमिटमेंट नहीं मांगूंगा, जो कि दूसरी लाइन है। तो सारा, मेरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको क्या सबसे सही लगा और क्यों? आप किससे जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? मैं समझना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं तय करूं कि मैं आपके साथ साझेदारी करूं या नहीं, आपके साथ मिलकर काम करूं, आपको किस चीज के साथ सबसे ज्यादा मेल महसूस होता है? देखो डैनियल, सच कहूं तो जिस तरह से आप लोगों के पास समय की आजादी है और आप साइड में बिजनेस कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे लिए कुछ नया शुरू करना बहुत मुश्किल रहा है। और मुझे ये विचार पसंद है कि मैं किसी भी कौशल स्तर से शुरू कर सकता हूं और मुझे इसके लिए ऑनलाइन एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। वो मुझे ये समझाने लगती है कि ये प्रोग्राम, प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए क्यों सही है। क्यों? लोग तब नहीं मानते जब आप उन्हें बताते हैं कि क्या करना है। लोग तब मानते हैं जब वही बातें उनकी अपनी जुबान से निकलती हैं। क्या मैं ये बात एक बार कह सकता हूं? प्रभावित करना किसी को यह बताना नहीं है कि उसे क्या करना है। प्रभावित करना सही सवाल पूछने की कला है, ताकि जवाब क्लाइंट की अपनी जबान से निकले, ताकि क्लाइंट खुद ही फैसला कर सके। बस इतना ही।
प्रभावित करना बताने से नहीं आता और न ही सिर्फ जानकारी देने से आता है। यही आज की मुख्य समस्या है। सेल्स क्षेत्र में आप सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन देते ही डील क्लोज हो जाएगी। सोचिए, अगर जानकारी अमीर बनने का मुख्य फॉर्मूला होती, अगर सिर्फ जानकारी ही काफी होती तो हर कोई अमीर होता, हर कोई खुश होता, हर कोई ऊर्जावान होता, हर कोई स्वस्थ होता। जानकारी का नतीजों से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। जिंदगी में नतीजे पाने का तरीका है सही सवाल पूछने की कला, जिससे क्लाइंट खुद ही फैसला लेता है। एक तरह की तात्कालिकता आ जाती है और फिर अचानक वे खरीदना चाहते हैं। शब्द उनके ही मुंह से निकलने चाहिए। लिंडा, आज की चर्चा के बाद आप किससे सबसे अधिक सहमत हैं? जुड़ने से पहले मैं आपकी राय समझना चाहता हूं और मैं पीछे बैठ सकता हूं। अगर मैं जूम कॉल पर हूं तो मेरी मुद्रा देखो। मैं पीछे बैठकर अपने हाथ बांध सकता हूं क्योंकि अब मैं सुनने के मोड में हूं। ठीक है, आप किसके साथ सबसे ज्यादा मेल खाते हैं मैं बस समझना चाहता हूं। डैनियल, देखो वे बोलना शुरू करते हैं। उन्हें बोलने दो। अब आप दूसरी लाइन पर हैं जिससे आप उन्हें बंद कर सकें। इसे लिख लें। दूसरी लाइन यह है। तो एलिसा, क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति होगी? इसे लिख लो। सारा, क्या तुम्हें आगे बढ़ने में कोई आपत्ति होगी? क्या तुम्हें आगे बढ़ने में कोई आपत्ति होगी? क्या तुम्हें आगे बढ़ने में कोई आपत्ति होगी? आगे बढ़कर XYZ समस्या को सुलझाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए जो तुमने बताई थी। क्योंकि याद रखो, मैंने कहा था तुम्हें समस्या जाननी चाहिए ताकि तुम XYZ लाभ पा सको। क्या तुम्हें ऐसा कुछ करने में कोई आपत्ति होगी? नहीं। बात खत्म। देखो, जब मैंने सारा से पूछा क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी, उसकी हाँ से पहले मैं उसे नहीं पे लाऊंगा। सारा का नहीं कहना ही उसका कमिटमेंट है। आखिर उसे आपत्ति क्यों होगी? क्या आपको आपत्ति है? ये उन्हें हाँ के बजाय नहीं की ओर ले जाता है। दूसरी बात, क्या तुम्हें आगे बढ़ने में कोई आपत्ति होगी? सारा पीछे क्यों जाएगी? शब्दों पर गौर करें। मैं तेज बोलता हूं, पर मेरी बात सुने। क्या हम आगे बढ़े? क्या तुम इस मामले में आगे बढ़ना चाहोगे ताकि तुम XYZ समस्या सुलझा सको? शायद समस्या थी कि वे अपने कौशल का उपयोग नहीं कर पा रहे और सीमित महसूस कर रहे हैं। अपनी समस्या सुलझाने और कौशलों से मनचाही कमाई कर रिटायर होने के लिए ये जरूरी है। जैसा तुमने माता पिता के बारे में बताया था। क्या आज तुम ऐसा कुछ करने के खिलाफ होगे? क्या तुम आगे बढ़कर अपनी समस्या का समाधान करके अपना फायदा उठाने के खिलाफ होगे? क्या आज तुम ऐसा कुछ करने के खिलाफ होगे? नहीं, नहीं, मैं नहीं होऊंगा। आसान है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं तक पहुंचा दूं तो मैं उन्हें सर्विस के लिए प्रतिबद्ध कर सकता हूं। मैं बिना जवाब वाले सवाल नहीं पूछता। अब मुझे उनकी समस्या और दर्द पता है और कोई भी उस पर वापस नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सवाल ये है, और दोस्तों मैंने ये लिखा भी है इस पर, सवाल ये बनता है कि अगर तुम्हें पता ही ना हो तो तुम उस लाइन को सही तरीके से कैसे कह पाओगे? वे अपनी जिंदगी में क्या ज्यादा या कम चाहते हैं? मैं फिर पूछता हूं, एलिसा, क्या तुम आगे बढ़कर उस समस्या का हल निकाल सकती हो जो तुमने पहले बताई थी, जहां तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम घर से कोई बिजनेस नहीं कर सकती? नौकरी की समस्या और अपने करिश्मे के दम पर तुम अपनी आर्थिक स्थिति का हल खुद निकाल सकती हो, जहां तुम हर महीने 5,001,000 डॉलर अतिरिक्त जोड़ सको ताकि तुम बेटे की कॉलेज ट्यूशन का खर्च उठा सको, जैसा तुमने बताया। तो क्या हम आगे बढ़ें? तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम तुम्हें वहां से निकालकर XYZ की ओर ले जा सकते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है। इसे मना करना आसान है। मैं उस समस्या और लाभ को कभी नहीं समझ पाता अगर मैंने शुरुआत में ये सब नहीं समझा होता, अगर मैंने उनकी समस्याएं नहीं समझी होती और बस जल्दबाजी में जवाब देता। इसीलिए मैंने कहा था, क्लोजिंग बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर हम क्लाइंट की प्राथमिकताओं को नहीं जानते तो हम अंततः डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। यही क्लोजिंग की मुश्किल है। क्लाइंट की जरूरतों को समझकर क्लोजिंग करना आसान हो जाता है। वो क्लोजिंग स्टेटमेंट सही है। वो क्लोजिंग स्टेटमेंट इसी को ना तक पहुंचाना हां तक पहुंचाने से कहीं ज्यादा आसान है। सबसे पहली बात। दूसरी बात,
वे आगे बढ़ने और अपनी समस्या हल करने के खिलाफ नहीं होंगे। यह शारीरिक रूप से असंभव होगा। तीसरी बात, जाने कि सामने वाला क्या बदलना चाहता है। यदि आप उनकी तकलीफ का उपयोग नहीं करते, तो वे उसे भूल जाएंगे। एक कुशल कम्युनिकेटर हमेशा याद दिलाता है कि वे कॉल पर क्यों हैं। क्या आप इसे नोट कर सकते हैं? क्लोजिंग और पेमेंट कमिटमेंट मांगते समय प्रोस्पेक्ट को याद दिलाएं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्लोज करते समय आप संक्षेप में दोहराते हैं कि वे कॉल पर क्यों आए और उनकी किन समस्याओं का समाधान चाहिए। आप ये एक वाक्य में करते हैं, सारा, क्या हम आपकी काम के घंटों वाली समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़ें? अगले 6 साल बच्चों की कॉलेज फीस के लिए हर महीने $500 अतिरिक्त बचा पाएं? क्या आपको आपत्ति है? हाँ, इसीलिए कॉल किया है। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। लोग भूल जाते हैं। सिर्फ जानकारी देना शामिल करने ये तो पर्याप्त नहीं है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ये ज्यादा है, तो बिजनेस से बाहर रहकर आपको क्या मिला? इससे आप कहीं नहीं पहुंचे। फिर से कहूं तो उनकी पसंद नापसंद जानी, ये समझने की कला है, जवाब देने की नहीं। महान सेल्स पर्सन का बड़े बहिर्मुखी होना जरूरी नहीं। महान सेल्स पर्सन अक्सर वे इंट्रोवर्ट होते हैं जो सही सवाल पूछते हैं और अंत में डेटा की तरह उपयोग करते हैं। वे सोच रहे हैं कि बात कैसे शुरू करें सबसे अच्छा। क्योंकि याद रखें, जिंदगी में आप कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। आप केवल वही परिणाम बेच रहे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट देता है। मैं ये नहीं कह रहा, अरे वैसे क्या आप हमारे साथ काम शुरू करना चाहेंगे ताकि आप हमारी ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सके। अब आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखिए, आप नतीजों के बजाय प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं। इसे नोट करें, ये आज की सबसे अहम टिप है। आप सभी जो भी अभी कोड देख रहे हैं, यह एक कीमती बात है। बातचीत के अंत में अगर आप पूछते हैं, क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगे, तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनकर ज्यादा कमाना चाहेंगे, ये भी प्रोडक्ट सेलिंग ही है। परिणाम बेचते समय आप पूछते हैं, क्या आप तैयार हैं, ताकि हम आपकी समस्या सुलझाकर मनचाहा परिणाम दे सकें। यही है रिजल्ट सेलिंग। यही इस पूरी प्रक्रिया की कला है। पूरी कला यही है कि किसी को प्रोडक्ट के बजाय परिणाम के बारे में सोचने पर मजबूर किया जाए। क्योंकि अगर वे प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तो आपका प्रोडक्ट महंगा लगने लगता है। जब वे परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो आपका प्रोडक्ट सस्ता लगने लगता है। आपके बिजनेस को ना कहने का दर्द आपके बिजनेस से जुड़ने की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर के तौर पर इसे ठीक से समझा नहीं सकते, तो लोग हमेशा यही कहेंगे कि कीमत बहुत ज्यादा है। बस इतना ही। और आपको अपने करियर में हमेशा यही सुनने को मिलेगा, अरे अरे अरे, कीमत बहुत ज्यादा है। तो सवाल हमेशा यही होता है, किससे तुलना में? क्योंकि अगर कीमत बहुत ज्यादा है और कोई क्लाइंट आपसे कहता है कीमत बहुत ज्यादा है, और शायद आप में से कुछ लोगों को भी आपत्ति मिली होगी, अरे अरे अरे, कीमत बहुत ज्यादा है। देखो, मैं पूरी तरह समझता हूं। तो किससे तुलना में? सबसे पहले, हाँ, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं तो ये यूट्यूब पे फ्री में ही कर सकता हूं, या कुछ ऐसा ही। ओह, या फिर कोई दूसरी कंपनी है 100 रुपए में कर रही थी और आप लोग 500 रुपए ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं। ठीक है, समझ गया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं साहब? हाँ। अगर हमारी कंपनी भी 100 रुपए लेती और उनकी कंपनी भी 100 रुपए लेती, तो आप किसके साथ साझेदारी करते? मैं और बेहतर समझना चाहता हूं। ओ, शायद मैं आप लोगों के साथ ही जाता। अगर मैं आपको भी 100 रुपए में दिला दूं, तो आप किसके साथ साझेदारी करेंगे? नहीं, मैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ ही चाहता। अच्छा, तो आप हमारे साथ क्यों चाहते? क्योंकि देखिए, आपके पास ज्यादा सर्विस है, आपकी बैकिंग क्षमताएं हैं, वो नेटवर्क है जो आपने बताया था। और यही वजह है कि लोग हमें आपके पारंपरिक सामान्य उत्पाद की तुलना में $400 से ज्यादा देते हैं। क्या आप यही चाहते हैं या सिर्फ सस्ता दाम चाहते हैं? देखिए, अगर आप अपनी वैल्यू को ठीक से नहीं समझा सकते, तो आपको हमेशा आपत्तियों से निपटने में और बेहतर होना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो ये स्पष्ट रूप से बता सकता है कि व्यवसाय के अंदर कुछ सेवाएं क्यों जरूरी हैं, जो ये बेच सकता है कि उनका परिणाम क्या होता है, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को कभी भी दाम के आधार पर बेचना नहीं पड़ता। दाम के आधार पर बेचना, लागत के आधार पर बेचना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता अगर परिणाम का मूल्य 10 गुना ज्यादा भी हो।
याद रखिए मैंने क्या कहा था, लोग चीजों के लिए पैसे देंगे चाहे उनके पास पैसे न भी हों। अगर परिणाम मिलना तय है तो लोग पैसे का इंतजाम कर लेंगे। अगर उन्हें पता है कि परिणाम की गारंटी है तो वे चीजों के लिए पैसे देंगे। अगर मैं कहूं, जानते हो ये कॉफी का कप जो डैनियल जी को ऊर्जा देता है, इसमें जो भी है वही मुझे भी ऊर्जा देता है, और इसकी सालाना सदस्यता $1000 है, लेकिन आपको यही ऊर्जा मिलेगी। आपको बस हर दिन एक पैक कॉफी लेगा है। इसमें कुछ खास प्राकृतिक जैविक सामग्री है जो पेरू के खेतों से लाई गई हैं। तुम कहोगे यार इसमें जो भी है मैं खरीद रहा हूं, लेकिन तुम कंगाल हो। क्या तुम पैसे ढूंढने जाओगे? हाँ, क्योंकि तुम सोचते हो मुझे इस बंदे जैसी ऊर्जा चाहिए, और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि पेरू के निर्माता ने ये किया। मैं ही परिणाम हूं। अगर तुम्हें XYZ नतीजा चाहिए है ना, तो बस याद रखो परिणाम और नतीजा आधारित सोच। अब मैं आपको पिछली बार की कॉल की एक छोटी सी याद दिलाना चाहता हूं जब हमने फॉलो अप पर बात की थी। एक बात है डैनियल जी, अगर कोई मुझे ना कह दे तो क्या होगा? क्या आप लोग इसे लिख सकते हैं? फॉलो अप का क्रम एक बार फिर, फॉलो अप का क्रम एक बार फिर। फॉलो अप करने का सबसे अच्छा समय है ठीक उसी वक्त फॉलो अप करना जब कोई आपको ना कहे। कारा, आज आपसे फोन पर बात करके अच्छा लगा। व्यवसाय में समान सोच वाले लोगों से मिलना सुखद है। मुझे पता है कि आज हम सहयोग नहीं कर पाए। भविष्य में जरूरत पड़ने पर बताएं। आपसे जुड़कर खुशी हुई और आगे भी संपर्क में रहेंगे। लोगों से जुड़े रहें भले ही वे मना कर दें। किसी के समय का अपमान है दोबारा न पूछना। उसके बाद किसी ने आपको नकारा, लोग याद रखते हैं कि आपने बातचीत का अंत कैसे किया और क्या कहा। आपका विदाई का तरीका याद रहता है। इससे ग्राहक को दिखता है कि आप अड़िग हैं। अब लीड से दोबारा जुड़ने का दूसरा तरीका नोट करें। याद रखिए फॉलोअप क्लोजिंग का एक और प्रयास है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार लिख लें। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप बुधवार को किसी से बात करते हैं, उन्होंने आपको मना कर दिया और आप पूरे साल उनसे दोबारा संपर्क नहीं करते। डैनियल जी 14 साल की उम्र में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। 14 की उम्र में मैंने एक डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत की। मैं अपने भाई के कार्ड के तहत काम कर रहा था। सोशल इंश्योरेंस कार्ड वाला पहला बंदा। उस कंपनी का अब कोई अस्तित्व नहीं था। जिसने मुझे भर्ती करना चाहा, मैंने मना कर दिया। मुझे ये काम नहीं करना, ये धोखाधड़ी है। फिर एक दिन मैं बहुत परेशान था और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे शुक्रवार को मूवी थिएटर चलने के लिए कहा। और यह मंगलवार था स्कूल में, और उसने मुझसे शुक्रवार को डिनर पे चलने के लिए कहा। और मैं सोच रहा हूं, मैं अपने पापा से $20 मांग ही नहीं सकता। वो मुझे $20 देने वाले नहीं हैं। मैंने एक बोर्ड देखा, 500 माइनस $1000 कमीशन के लिए साइन अप करें। मैंने पूछा, भाई क्या कमीशन का मतलब पैसा है? उसने कहा हाँ। मैंने साइन अप कर लिया। मुझे शुक्रवार की डेट के लिए पैसे चाहिए। देखो टाइमिंग अलग थी। पूछा कब शुरू करूं? बोले कल से। ट्रेनिंग कहाँ? वेयरहाउस में दरवाजा खटखटाने पर कमीशन मिलेगा, पर मैं काम में व्यस्त था। मैं दिन में स्कूल रहता हूं, तो आप 3-4 बजे दरवाजा खटखटा सकते हैं, शाम 8 तक। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तो फिर ठीक है। मैंने बुधवार को काम शुरू किया। बुधवार और गुरुवार को मुझे कैश कमीशन मिला। मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। डेट के बारे में भूल जाओ। मैं शुक्रवार को अपनी डेट पर नहीं गया। मैं काम करता रहा। 1 साल बाद मैं अपनी कंपनी में सुपरस्टार बन गया। एक लड़का मेरे पास आया और बोला, दोस्त, मेरा नाम मिनी ब्लड था। यह मेरा निकनेम था। वो बोला, मिनी ब्लड, क्या मुझे याद करते हो? तुम मेरे ही स्कूल में पढ़ते हो। वो बोला, भाई मैंने तुम्हें इस बिजनेस का बताया था और तुमने मना कर दिया था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वो बोला, हाँ भाई। मैंने कहा, वाह भाई तुम कितने बेवकूफ हो। पिछले साल मैंने उस मैनेजर को बनाया जिसने मुझे इस बिजनेस में भर्ती किया था। 13,000 कमीशन। तुम्हें मुझसे लगातार फॉलो अप करते रहना चाहिए था। तुमने सिर्फ एक बार फॉलो अप किया, इसलिए तुम हर साल मिनी ब्लड के 13,000 ओवरराइड कमीशन के पर्सनल सेल्स वॉल्यूम से चूक गए। सेल्स में टाइमिंग अहम है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे शुक्रवार मूवी जाना था, पर जेब खाली थी।
पैसे चाहिए थे, साइन अप किया, पर सेल यूसुफ को दी, तुम्हें नहीं। सेल्स में टाइमिंग ही सब है। आप यह तय नहीं कर सकते कि कोई कब हाँ कहेगा, पर कोशिशें आपके हाथ में हैं। मेरा मानना है कि लगातार फॉलो अप करें, पर हर बार नए विचार और रणनीति के साथ। अगर आपके पास नई योजना है, तो आप किसी से भी दोबारा बात कर सकते हैं। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सेल्स में टाइमिंग ही सब कुछ है। मैं 4 महीने बाद फॉलो अप करूंगा। जेना, एक नया आइडिया है। क्या मैं आपके साथ एक नया आइडिया शेयर कर सकता हूं? मुझे इस पर आपकी सलाह चाहिए। हमेशा नए आइडिया और वैल्यू के साथ फॉलो अप करें, वे जरूर सुनेंगे। यही एक बेहतरीन प्रोस्पेक्टर की पहचान है। एक अच्छे प्रोस्पेक्टर के पास फॉलो अप के लिए हमेशा नए आइडिया और वैल्यू होती है। बिना किसी नई वैल्यू के फॉलो अप करना ग्राहक को परेशान करना है। फॉलो अप का नियम है, तभी संपर्क करें जब आपके पास बातचीत में जोड़ने के लिए कुछ नया या उपयोगी हो। आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर वे इग्नोर करें, तो मान ले कि बात नहीं बनेगी और कहें, कारा, हफ्तों से जवाब नहीं मिला, लगता है वजन घटाना या पैसे कमाना अब आपकी प्राथमिकता नहीं है। मैं समझ गया। मुझे रात 8 बजे तक बताएं। ईस्टर्न टाइम तक फाइल बंद करने दे, ताकि फिर मैसेज न करना पड़े। प्यार और ख्याल रखना। बार बार फॉलो अप के बाद इसे क्लोजर पाना कहते हैं। मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकें। टीम ध्यान दें। पहला, ग्राहक की पसंद नापसंद जानें। दूसरा, समझें। किसी इंसान से ना कहलवाना हाँ कहलवाने से कहीं ज्यादा आसान है। तीसरा, बातचीत के अंत में क्लोजिंग के समय उनके दर्द और समस्याओं का उपयोग करें। 4, बड़े क्लोज से पहले माइक्रो क्लोज लें। 5, ना सुनने पर भी काम जारी रखें और तुरंत व लगातार फॉलो अप करें। बस इतना ही, मतलब जल्दी क्लोज करें, बार बार क्लोज करें, जल्दी फॉलो अप करें, बार बार फॉलो अप करें, लगातार फॉलो अप करें, तब भी जब वे मना कर दें, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। और अब वे बस मौके की तलाश में है। पहले वे सिर्फ वही देख रहे थे जैसे आंखों पर पट्टी हो, पर अब नौकरी खोने के बाद, जब डैनियल को अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए काम चाहिए था, उनकी आंखों की पट्टी हट गई है। जो भी पहला मौका मिलेगा, मैं उसी के साथ जाऊंगा, चाहे वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट, ऑफर या सर्विस हो या ना हो। इसे याद रखना, तुम दुनिया के सबसे खराब सेल्स पर्सन हो सकते हो, तुम दुनिया की सबसे खराब क्लोजर भी हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम फॉलो अप करते रहोगे, तुम सेल्स के अंदर 99.9% लोगों से आगे रहोगे। यही है असली फॉर्मूला। फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे हमेशा अपने स्पेशल गेस्ट ट्रेनर के रूप में बुलाया। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस कॉल पे बुलाया, और मैं आप सभी से बहुत जल्द मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा काम जारी रखें। मुझे बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुक्रिया। डैनियल, ये बहुत बढ़िया था। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने खूब सारे नोट्स लिए होंगे। हाँ, मैंने जरूर किया। इतने सारे अनमोल सुझाव हैं जिन्हें आप आज से ही अपने व्यवसाय में लागू कर सकते हैं, जिससे आपके कोड एक्स्ट्रा व्यवसाय और आय पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा और उसमें वृद्धि होगी। और भविष्य में डैनियल द्वारा कोड कोचिंग के और भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। लेकिन मैं अभी एक बात कहना चाहूंगा कि इन शक्तिशाली अद्वितीय कोड कोचिंग सत्रों में भाग लेना और मौजूद रहना ही सफलता पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के एक इंटरव्यू के बारे में सोचता हूं, जब वे मशहूर लैरी किंग शो में आए थे। लैरी किंग का एक टीवी शो था जिसमें वे दुनिया के सबसे ताकतवर, सफल बिजनेसमैन और महिलाओं का इंटरव्यू लेते थे। और उस इंटरव्यू के समय बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। इंटरव्यू के दौरान लैरी किंग ने बिल गेट्स से पूछा, मिस्टर गेट्स, आपकी सफलता का राज क्या है? मेरा अंदाजा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज के साथ आपके पास जो ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता थी, वही वजह रही होगी। और बिल गेट्स ने जवाब दिया, हाँ, हमारी तकनीकी विशेषज्ञता और हमारा ज्ञान अच्छा था, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां थीं जिनके पास हमसे भी ज्यादा बेहतरीन ज्ञान और तकनीक थीं। कंपनियां जैसे कि एप्पल, IBM, हेवलेट पैकार्ड, ये सभी हमसे ज्यादा उन्नत थीं और इनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान था। ज्ञान और तकनीकी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन यही हमारी सफलता का राज नहीं था। तो लैरी किंग ने आगे पूछा,
तो अगर दूसरों से ज्यादा ज्ञान होना वजह नहीं था, तो मेरा अंदाजा है कि यह सही समय चुनने की बात थी। आपने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सही समय चुना। क्या आप कहेंगे कि यही आपकी सफलता की वजह थी? बिल गेट्स ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर भी बहुत सी कंपनियां हमसे आगे थीं, तेजी से विकसित हो रही थी और हमसे पहले ही बाजार में आ चुकी थीं। नहीं, समय भी हमारी सफलता का राज नहीं था। तो कुछ पल सोचने के बाद लैरी किंग ने कहा, अगर ना तो वो ज्ञान था और ना ही सही समय, तो आपकी सफलता का राज क्या था मिस्टर गेट्स? बिल गेट्स रुके, कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, मैं 100% मानता हूं कि हमारी सफलता एक ही चीज पे टिकी थी, कार्रवाई। हमारे तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता। हमारे पास ज्ञान था और तकनीकी विशेषज्ञता भी थी, और हाँ, समय भी सही था। लेकिन हम ये दोनों चीजें रखते हुए भी कभी सफल नहीं हो सकते थे। जो हमें दूसरों से अलग बनाता था और जो मुझे लगता है कि हमारी असली सफलता का राज था, वो थी कार्रवाई करने की क्षमता। हमने ज्ञान और सही समय का फायदा उठाया, लेकिन हमने उसमें अपनी नियंत्रण शक्ति जोड़ी कार्रवाई करने की, और वो भी जबरदस्त कार्रवाई। और अब आप सभी वहीं खड़े हैं। हम आपको ये लाइव कोचिंग सेशंस और बाकी सभी चीजों के जरिए ज्ञान दे रहे हैं, ताकि आपको कोड और एक्सेट्रा के साथ सब कुछ मिल सके। और समय की बात करें, तो किसी के पास एक्स्ट्रा जैसा प्रोडक्ट या कोड जैसा बिजनेस नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह और सही समय पर हैं। ये सबसे परफेक्ट समय है। लेकिन बिल गेट्स ने लैरी किंग के साथ जो साझा किया, उससे सीखते हुए कार्रवाई करना ही आपकी सफलता का राज है। आज, कल और आने वाले हफ्तों और महीनों में आप जितनी ज्यादा कार्रवाई करेंगे, वही आपके और आपके परिवार की सफलता तय करेगा। महिलाओं और सज्जनों, अब आपके लिए कार्रवाई करने का समय है, अपनी जिंदगी बदलने का समय है, और वो आज से शुरू होता है। फिलहाल मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कोड के इस लाइव इवेंट ट्रेनिंग में हमारे साथ भाग लिया। एक बार फिर हमारे विशेष अतिथि सह प्रशिक्षक डैनियल जी का धन्यवाद। और अंत में आप सभी के लिए एक तारीख है जिसे अभी लिख लें। हमारी अगली लाइव एक्स्ट्रा एजुकेटर कॉल रविवार 22 फरवरी को है। वही समय शाम 4 बजे यूके समय अनुसार। लिंक हमेशा आपके कोड एक्स्ट्रा डैशबोर्ड के अंदर बैनर में रहता है। फिलहाल एक ही चीज पर ध्यान दें, कार्रवाई। फरवरी को अब तक का सबसे बेहतरीन महीना बनाएं, और मैं आपसे बहुत बहुत जल्द फिर बात करूंगा। फिलहाल के लिए अलविदा।